हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, एग्जाम आने वाली है। सर डर लग रहा है, कोर्स कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। सुबह 4 बजे बड़े बड़े टीचर्स की वीडियोस देखने के लिए हम बैठे हुए हैं। क्या करें, कैसे करें, कोर्स को कैसे याद करेंगे। अरे भाई साहब, तुम्हारे हर्षल भैया है ना, तुमको सब बताएंगे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह की जो भी टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हो एग्जामिनेशन से पहले, तो बता रहा हूं भाई, आज सीबीएसई क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम है। एसएसटी का सुबह सुबह पेपर है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कितने सालों से पूछे गए हैं, तो मैं ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूं। सोना मत, ठीक है, देखते जाओ वीडियो को, बड़ा मजा आने वाला है। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, ये उसके लिए मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, पहुंचा दिए हैं। अब आप देख लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फलाना फलाना सब कवर कर लिया है, लेकिन सिर्फ बेसिक बेसिक वो पॉइंट्स जो रिवीजन करना है। बाकी तो बच्चों साल भर अपने, सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, सॉरी, हाँ, तो क्या है, साल भर आप लोगों ने रिवीजन तो कर ही लिया है। अब बात करते हैं सबसे पहला बोरिंग सा टॉपिक हमारा हिस्ट्री। भाई साहब, सर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं आता हमको, आपको नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं आता हमको। अरे तो क्या आता है, नहीं आता, अरे हर्षल भैया है ना, सब बता देंगे। चलो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेशनलिज्म। भाई 1789 की कहानी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। भाई फ्रांस में बड़ी बड़ी हरकतें हुई थी, जर्मनी में बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हुई थी। अरे बच्चे परेशान हो गए थे लोग जीवन में। लोगों को चाहिए थी लिबर्टी, लोगों को चाहिए थी इक्वालिटी, लोगों को चाहिए थी फ्रेटर्निटी। इन सब की भावनाएं बढ़ गई। क्यों चाहिए थी सब? अरे यार, दिन भर राजा रूल करता है साला, हम बेसिक इंसानों के हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हमको कुछ तो दो, थोड़ी सी राजा वाजा हटा दो, हमको डेमोक्रेसी दे दो। ठीक है, तो नेपोलियन आए, बोले चलो फैसिलिटीज तुम लोगों को मैं सारी दे देता हूं। नेपोलियन क्या बोलते हैं भाई, सिविल कोड लेके आ गए। वो सिविल कोड नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, जिसको जो 1804 में आ गया था। ठीक है, ये सब तुम लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ना। तो उसने क्या बोला, सबको सेम कानून, सबका समान कानून हो जाएगा। टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि चलो तुम लोग काम कर लो, ठीक है, तुम ये सब झेल लो, कर लो, फलाना फलाना जो भी तुमको करना है, लेकिन मैं राजा बनूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये डेमोक्रेसी वाला काम, तुम फैसिलिटीज लो। ठीक है, तो भाई नेपोलियन तो अजीबो गरीब आदमी निकले, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा। अब क्या होता है, थोड़ा सा इटली की तरफ चलते हैं। 1861 से 1870 की कहानी है। 3 दोस्त थे, मजीनी, कैवर और गैरिबाल्दी। इनके जो एफर्ट्स थे, मेहनत, हार्ड वर्क, इन लोगों ने क्या किया, इटली को एक कर दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत लड़ाइयां करी, लड़ाई झगड़े, किसी ने प्लानिंग करी, किसी ने सोचा, किसी ने क्या करा, पता नहीं क्या करा। जैसे इटली अलग था, वैसे 1871 में जर्मनी भी अलग था, मतलब उससे पहले अलग था। ठीक है, अब जर्मनी की बात करते हैं। तो भाई क्या बता रहा था, सॉरी, जर्मनी की बात करते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क नाम का आदमी था। कौन था भाई? ऑटो वाला बिस्मार्क। ऑटो वाले बिस्मार्क की लीडरशिप में उसने 3 वॉर्स लड़ी। कितनी वॉर्स लड़ी? 3 वॉर्स लड़ी। रिपीट कर देता हूं, 3 वॉर्स। अगर एमसीक्यू आ गया कभी एग्जामिनेशन में कि कितनी वॉर्स लड़ी थी भाई साहब उसने, तो किसने लड़ी थी? हमारे ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 3 वॉर्स लड़ी थी, जिसमें उसने जर्मनी को यूनिफिकेशन दिला दिया। क्या बोला सर, सुना ही नहीं दिया भाई? जर्मनी को यूनिफाई कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, मतलब एक कंट्री बना दी। ये सब क्या अलग अलग बटे हुए थे ना, तो इसको सबको इक्वल कर दिया। जैसे वहां पे ये नेशनलिज्म की कहानी हुई, भाई भारत में भी हुई है। वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर जो हुआ था इंडिया में हुआ था। महंगाई बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गए लोगों के ऊपर, नए नए टैक्सेस लगाने लग गए ब्रिटिश वाले, है ना, ब्रिटिशर्स खुद। तो उन्होंने नए नए काम करने लगे भाई, इंडिया वालों को परेशान कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने बोलो कि हम जलियांवाला बाग में जाकर उस पर अटैक करेंगे। क्यों करेंगे जलियांवाला बाग पे अटैक? भाई जलियांवाला बाग सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, इसका मैप भी आ सकता है। ठीक है, क्या हुआ था भाई जलियांवाला बाग में? मैं तुमको शॉर्ट में स्टोरी बताता हूं। इन लोगों ने बोला कि हम एक रोवाल्ट एक्ट निकाल रहे हैं, रोवाल्ट एक्ट के तहत हम लोग सारे लोगों को अब क्या सीधे जेल में डाल देंगे भाई, हम नहीं छोड़ेंगे उनको हमने जेल में पटका। तो लोगों को बुरा लगा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, बिना बिना कुछ पूछे तुम हमको जेल में डाल दोगे, ये कोई बात होती है क्या? तो नहीं, हम तो करेंगे प्रोटेस्ट। तो उन्होंने एक सेफ जगह ढूंढी। उस सेफ जगह का नाम था जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग में क्या हुआ भाई, सभी जानते हैं, नहीं जानते तो है ना, हम बताते हैं। हुआ क्या कि सारे जो लोग थे वहां प्रोटेस्ट करने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए।
परेशान होने लग गए और बोलने लगे कि भाई ये ब्रिटिशर्स को हटाओ 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 हटाओ, ये हटाओ तुम्हारा रोवाल्ट एक्ट जो भी है। ब्रिटिशर को लग गया बुरा, बोले नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे कैसे हमारे खिलाफ ये कर सकते हो, हमने जेल में डालने की बात की, हम सीधे जेल में डालेंगे तुम लोगों को। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं हटेंगे, हम शांति से हमारी मीटिंग कर रहे हैं, हमको रहने दो। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि रहने दो भाई, सुबह सुबह का टाइम है, उठ जाओ यार, सो मत। तुम लोगों को बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं इस समय पे, अगर देख रहे हो तो ठीक है। तो रोवाल्ट एक्ट हटाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करा। जनरल डायर आए, जनरल डायर ने बोला कि नहीं सुन रहे ना ये लोग, इनको उड़ा दो, खत्म करो कहानी। तो भाई जलियांवाला बाग में इतनी गोलियां चली, दे धड़ 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 धड़, और वहां पे लोगों की बहुत सारी मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग मर गए। इसी का फायदा गांधी जी हमारे प्यारे थे, उन्होंने उठा लिया। गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि चलो देखते हैं तुम लोगों ने कैसे इन लोगों पे अटैक कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, हम चलाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था 1920 से लेके 22 तक। तो उसके बाद खत्म क्यों हो गया था वो सब बात की बात है, अभी चलो। तो 1920 से 1922 तक चला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि भाई हम फॉरेन का गुड्स नहीं लेंगे, हम उनका सामान यूज नहीं करेंगे, हम उनके स्कूल्स नहीं जाएंगे, हम प्रोटेक्ट मतलब अलग ही बैठेंगे उन लोगों से, हम उनके कोर्ट भी नहीं जाएंगे, हम सुनेंगे ही नहीं उन लोगों की बात। अब क्या हुआ, ऐसे में एक मूवमेंट चल गया कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल गया, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिए। किसने लगा दिए, भाई ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिए। इनको फिर लगा बुरा, तो इन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, सॉल्ट भी नहीं देंगे। हमारे गांधी जी एक और बार मैदान में उतरे, उन्होंने बोला सॉल्ट कैसे दे दूं तुम लोगों को, ये तो हमारे घर का है। तो गांधी जी को पता था सॉल्ट कहां बनता है, डांडी, ठीक है। डंडी लेके डांडी गए, डंडी लेके डांडी गए, डांडी जाके उन्होंने बोला कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। वो चले थे पैदल पैदल 240 किलोमीटर, उनके फॉलोवर्स थे 48। डांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना, ठीक है। डांडी मार्च में कितने किलोमीटर चले थे, 240 किलोमीटर चले थे। कितने लोग थे गांधी जी के साथ, 78 लोग थे। कहां से कहां तक गए थे, साबरमती से डांडी तक गए थे। क्या लेके गए थे, डंडी लेके गए थे। क्यों गए थे, भाई नमक बचाने गए थे, नमक में से टैक्स हटवाने गए थे। यही थी डांडी मार्च की स्टोरी। गांधी मार्च नहीं था, तो मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुमसे जो बन पड़े कर लो, हम हमारा काम करते रहेंगे। तो क्या हुआ फिर, इन लोगों ने मना कर दी, हमारे देश के लोगों ने, कि भाई मत, नहीं हमको नहीं करना, हमको दूर रहना है तुम लोगों से। तो भाई ब्रिटिशर्स को फिर लगा पूरा, उन्होंने नाम रख दिया इस मूवमेंट का सिविल डिसओबीडियंस, की लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे ओबीडियंट नहीं है, हमसे दूर भगते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था कब, 1930 में। कब चालू हुआ था, 1930 में, ठीक है। ये था हमारे गांधी जी का दांडी मार्च और नमक के लिए सत्याग्रह। फिर चालू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट की बड़ी प्रेम भाव की कहानी है, हमारे देश को छोड़ के यहां से भागो। किसने बोला था, गांधी जी ने बोला था, जाओ इधर से निकलो, चलो पहली फुर्सत में निकलने लगे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी निकला, और एक आंदोलन बढ़ा जो आजादी की तरफ था कि अब तुम हमारे देश में मत रहो सर, निकलो, परेशान कर दिया है तुम लोगों ने, ये टैक्स, इसको मार रहे, उसको मार रहे, अरे भाई जाओ घर, क्यों हमारे देश वालों को परेशान कर रहे हो। तो आजादी की तरफ ये बहुत बड़ा कदम था गांधी जी का। भाई कब से बोल रहा हूँ, 2 मिनट क्या, मैं पानी के लिए एक छोटू सा ब्रेक ले लूं, तो ज्यादा देर नहीं हुई, 10 ही मिनट हुआ, बट कह रहा बोलते बोलते प्यास तो लग जाती है। तो बस यही था, ठीक है। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी उस चैप्टर में हम लोगों को, क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा बताऊंगा तो छूट जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फेवरेट, कौन सा है मेरे को याद नहीं, मैं हाथ साफ कर रहा था कौन सा है, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। क्या था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। अब भाई सिल्क रूट की कहानी और ग्लोबल ट्रेड, पूरे जमाने में चाइना से यूरोप तक ट्रेड होता था, सिल्क रूट वही है। सिल्क रूट से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना, सिल्क रूट से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट आया, भाई नए नए मशीन बनने लगे, वो चाइना यूरोप की कहानी सिल्क रूट में मैंने बता दी, ठीक है। अब तुम लोगों को पता ही होगा, ज्यादा डिटेल में घुस गया तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर वो भी निकल जाएगा, एग्जाम चली जाएगी। तो नई नई मशीन्स आ गई, है ना। फैक्ट्रीज में भाई ग्लोबल इकोनॉमी को बदल डाला, उन्होंने बोला कि चलो बहुत मेहनत करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना फलाना, इकोनॉमी में पैसा बूस्ट अप होने लग गया। फिर
कोलोनियलिज्म और ट्रेडिंग की बात, तो यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया और अफ्रीका में अपना रूल एस्टेब्लिश किया, जिससे उनका ही इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, मतलब उन्हीं को फायदा मिला, हमको कुछ नहीं मिला भाई साहब, किसी को कुछ नहीं देते थे, वो सिर्फ हमारे को परेशान करते थे। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, पर इकोनॉमी अच्छे से बूस्ट हो रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी थी ना, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन और उसका इम्पैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा था, उससे अलग स्टोरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने तुमको बता दिया। क्या था भाई, क्या बता रहा था मैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी थी, मतलब पूरी दुनिया का जो पैसा था सारा, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। क्या डिप्रेशन आ गया भाई, इतनी लड़ाई झगड़े हुए तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ना, है ना, बड़ी दिक्कत की बात हो गई थी, बहुत परेशान हो गए लोग। तो बस यही थी ये 2-3 चैप्टर। अब एक छोटा सा चैप्टर जो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, पर है इंपॉर्टेंट है, नहीं 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 मेरा ना मत लेना एग्जाम में आ गया तो, कि सर ने बोला था लेस इंपॉर्टेंट है, हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो सर नहीं, सॉरी, दोस्त हूं आपका, भैया हूं आपका, हम सफर हूं आपका, एग्नी आर्ट हूं आपकी। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ जोन्स गुटेनबर्ग, जो तुम लोग पढ़ते हो ने 15वीं सेंचुरी, 15th सेंचुरी में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस बनाई। कब बनाई? 15th सेंचुरी में बनाई। अब क्या छपने लगे भाई साहब, बुक्स और न्यूज़पेपर का रोल आ गया वहां पे बीच में। तो एजुकेशन और नेशनलिज्म को बढ़ाने, क्या बोल रहा हूं मैं, एजुकेशन और नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद मिली। न्यूज़पेपर छपे, किताबें छपी प्रिंटिंग प्रेस में, तो ये सब तो बढ़ेगा ना, एजुकेशन बढ़ेगा, न्यूज़पेपर बैठेंगे, तुम लोगों तक खबर पहुंचेगी। आजकल डिजिटल चल रहा है, पर ये बहुत पुरानी बात है। अब इंडिया थोड़ा सा लेट हो गया, उनके पास पहुंची ये चीज 19th सेंचुरी में। क्या चीज भाई? प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के पास पहुंची 19th सेंचुरी में, जिससे न्यूज़पेपर और नेशनलिस्ट आइडियाज का प्रसार हुआ, मतलब फैलने लगे कि भाई इंडिया में ये हो जाएगा, है ना, इंडिया में ये खबरें चल रही हैं, ऐसा हो रहा है, वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज भी स्प्रेड होने लग गए। अब जैसे राजा राम मोहन जी रॉय और बाल गंगाधर जी तिलक जैसे लोगों ने न्यूज़पेपर का यूज करके नेशनलिस्ट सोच को बढ़ाया। कौन सी सोच को बढ़ाया? नेशनलिस्ट सोच को। राजा राम मोहन रॉय और बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये बड़े अच्छे लोग थे, इन्होंने न्यूज़पेपर इनका सही से इस्तेमाल किया। हमारे जैसे नहीं भाई कि ये जमा करे, बेच पढ़े नहीं, ऐसे जमा करके रद्दी में बेचा है, 50-50 रुपए 60-60 रुपए कमा रहे और जमा करके पॉकेट में छुपा के रख लेते हैं अंदर। सुना है मैंने, ऐसा करते हो तुम लोग, है ना। तो कहां पहुंच गए थे? हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, कंप्लीट। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, ऐसा नहीं कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ाने बैठ जाओ, इतनी सुबह सुबह, तुम्हारा पेपर है थोड़ी देर में, सब कुछ बताने का तो पता है ना तुमको, कितना लंबा कोर्स है। ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? रिसोर्सेज वाला चैप्टर जो आप लोगों का है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप की चीजें होती है, एक होती है बायोटिक, एक होती है एबायोटिक। कौन सी बोल रहा हूं? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब वो चीजें जो लिविंग है, फॉरेस्ट, एनिमल, पेड़, मछलियां, सब कुछ। एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, भाई मिनरल हो गए, वाटर हो गए, लोहा हो गया, सोना हो गया, उठना हो गया। नहीं गलत चले गए सर, सोने की बात मत करो, नींद आ जाएगी, एग्जाम है, एसएसटी है, ठीक है, बोर नहीं होना हम लोगों को। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, क्या वर्ड है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सनलाइट हो गई हमारी, मेरे हिसाब से शायद विंड हो गई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? कोल हो गया हमारा प्यारा दुलारा, और जमीन से क्या निकलता है? वो पेट्रोल निकलता है सर। हाँ तो भाई पेट्रोल, ये सारी हो गई, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे अपन बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल मैंने बता दिया। अब ओनरशिप की बातें कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल होती है, कम्युनिटी होती है, नेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जो मैं तुमको बताता हूं क्या होता है ना, रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे काम की चीजें होती है, पर कुछ ऐसी चीज होती है जो इस दुनिया में अवेलेबल है, उसको कहा जाता है पोटेंशियल। अवेलेबल है बट यूज में नहीं है, तो उसी कहा जाता है पोटेंशियल। वर्सेस डेवलप्ड जो होती है उसको अपन पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोला मैंने सर? कंफ्यूज हो गए आपने, क्या बोला? तो भाई डेवलपमेंट के बेसिस पे वो चीजें जो अवेलेबल है मार्केट में लेकिन आज तक यूज नहीं की गई, वही कहलाती है पोटेंशियल। और जो डेवलप्ड होती है उसको हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज कर चुके हैं या करते रहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन।
क्या बोला मैंने सर? सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, मिट्टी उड़ गई है ना, मिट्टी उड़ गई। तो क्या होते हैं कॉजेस, क्यों होता है भाई ये सॉइल इरोजन, क्या होता है इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल इरोजन के कॉजेस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग जो हमारी हो रही है, माइनिंग हो रही है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, पर फालतू के फर्टिलाइजर लगाए जा रहे हैं, रोज सब्जी धो धो के घिस घिस के परेशान हो गए सर। तो इसको बचाए कैसे, प्रिवेंट कैसे करें इरोजन को, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लगिंग को काउंटर कर सकते हैं, हिली एरियाज में फार्मिंग के लिए सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें की जा सकती है। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तुमको और करना चाहिए, थोड़ी सी टेरिस फार्मिंग करके देखो, घर पे छत पे जाके थोड़े वो अंगूर, टमाटर, अपनी मेथी, ये सब उगा के देखो, ठीक है? फ्री में मिलती तो है पर उगा के देखो, कभी मजा आएगा, है ना? स्लोप्स को भाई स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं टेरिस फार्मिंग में, है ना हम लोग। अब उसके बाद और क्या किया जा सकता है भाई, एफॉरेस्टेशन, जैसे डीफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, वैसे एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन कम होता है, मिट्टी खत्म नहीं होती है, मिट्टी सेफ रहती है, फर्टाइल रहती है, काम की रहती है। वरना मिट्टी में पेड़ गए तो मिट्टी भी गई, वो जिंदा ही नहीं रहेगी, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट था, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है चैप्टर के लिए। थोड़ी बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। क्या है भाई साहब, सर क्या वाटर रिसोर्सेज क्या है? पानी क्या बोला? अरे भाई पानी जरूरी है, वाटर स्कैर्सिटी होने लग गई आजकल। स्कैर्सिटी मतलब पानी का कम होना, तो वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड ऑफ कंजर्वेशन, भाई उसको बचाना भी तो पड़ेगा। तो कैसे बचाते हैं, क्या हो रहा है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या हुआ था सर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन बहुत तकड़ी तेजी से धड़ाधड़ बढ़ रही है, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भाई कोई भी कहीं भी घर बना रहा है, नदियों तालाबों इन सबको खत्म कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों कारण बारिश कम हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन पानी का भी बहुत हो रहा है। कहां पे हो रहा है? पंजाब जैसी जगहों पे, हरियाणा जैसी जगहों पे, इन स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी कम है, लोग ज्यादा है, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीपर्पज रिवर, है ना? जैसे वैली प्रोजेक्ट्स, अपन मल्टीपर्पज रिवर मतलब वैली प्रोजेक्ट्स अपन बना सकते हैं। क्या होते हैं सर ये वैली प्रोजेक्ट्स? एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको भी बताता हूं। थक जाते हैं यार बोलते बोलते सुबह सुबह, भाई तुम तो उड़ गए हो, मैं तो रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे लिए वीडियो पोस्ट किया हूं। तो मैं तो लेट हो गया ना, मैं तो सोया ही नहीं वीडियो बनाने के लिए, है ना? तो भाई क्या है वैली प्रोजेक्ट्स, भाखरा नंगल डैम जो भाखरा नंगल डैम जो बना हुआ है सतलज रिवर के ऊपर, है ना? वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन रही है, इरिगेशन भी हो रहा है। तो वो क्या कर रही है ना, ये सारी चीजें पानी को यूज में ले रहे हैं हम लोग, वाटर को एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा पे बना हुआ है, एमपी में, नहीं एमपी नहीं, शायद गुजरात में है, कंफर्म तो नहीं है, तुम ही बता दो। कंफर्म है भाई, गुजरात में बना हुआ है, ठीक है? बॉर्डर पे ही है, मतलब आसपास ही है। तो क्या हो रहा है, वहां से ड्रिंकिंग वाटर निकल रहा है, वही डैम में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये सारी चीजें होती है वाटर के रिसोर्सेज, मतलब पानी को यूज में लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कौन सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्या कैसे करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पानी का बचाना, सीधी सी बात है। कैसे बचाएंगे, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब पानी कलेक्ट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, सीधी सी बात है ना? ग्राउंड वाटर को बढ़ाना है अपने को। फिर कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होती है, जैसे राजस्थान में टंका बनाए जाते हैं। टंका क्या है भाई साहब, टंका है, बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जाती है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन भी की जाती है मेघालय में। तो राजस्थान में क्या बनाए जाते हैं, टंकाज बनाए जाते हैं, टंकी नहीं बोल रहा हूं, टंका बनाते हैं, है ना? वर्ड ध्यान रखना, टंका। दूसरा, मेघालय में क्या हो रहा है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन हो रहा है, बैम्बू से टुपुक 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 पानी को सेव किया जाता है, ठीक है? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन कहां हो रही है, मेघालय में हो रही है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है एग्रीकल्चर का। भाई इंडिया तो बना ही एग्रीकल्चर के ऊपर है, हम कुछ बनाए ना बनाए, खेती में हम लोग परफेक्ट है। खेती सर हमसे करवा लो, आप कितनी करवा सकते हो, इंडिया वाला एक्सपर्ट है सर खेती करने में। तो खेती की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, ठीक है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलेंगे सर, प्रिमिटिव
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग जो होती है ना, स्मॉल स्केल, छोटी छोटी स्केल पे छोटे छोटे खेत होते हैं, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा, छोटे 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 खेत होते हैं, है ना, 10 बीघा बड़ा हो गया छोटे छोटे खेत होते हैं। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग की बात करते हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी का कम यूज होता है और फैमिली कंजप्शन के लिए होती है बेसिकली, कि भाई छोटे मोटे घरों के खर्चे इसमें चल जाए और छोटे मोटे घरों का खाना भी इसमें निकल जाए। एग्जाम्पल इसका अपन ले लेते हैं भाई, झूमिंग करके जगह है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना, जो जगह नहीं, सॉरी, जूमिंग करके है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है ऐसा सब, वहीं पे है ये सब चीजें। तो ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है सर? स्मॉल लैंड बट हाई प्रोडक्टिविटी, मेनली जो अपने फूड क्रॉप्स होते हैं, जैसे भाई जरा सी जगह है लेकिन निकलेंगे चावल गेहूं, जो इंसान मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, फिर मध्य प्रदेश आ गया, क्या कर रहे हो सर, इंडिया में जनरली लोग खाते हैं। अब एक होती है कमर्शियल फार्मिंग, जो बहुत बड़े स्केल पे होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग लार्ज स्केल फार्मिंग होती है, जो मशीनरी से की जाती है, उसकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। मेरे हिसाब से शुगर केन उसमें आ गया, कॉटन आ गया, भाई महंगी महंगी चीजें हैं, कॉटन वॉटन फार्मिंग ये जो सब होती है, तो शुगर केन की और कॉटन की फार्मिंग। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया क्या होता है। तो सर क्या है ये मेजर क्रॉप? फूड क्रॉप्स बेसिकली राइस हो गई, है ना। अब राइस के लिए ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहिए, किसको? राइस को, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बहुत होती है, उड़ीसा में बहुत होती है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू को पूछ लिया कभी कि हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल में राइस वाइस का ऐसे कुछ आ गया तो याद रखना, ठीक है। वीट गेहूं हमारा, है ना, प्यारा से गेहूं रोटी बनती है, जिसकी दिन की 2 रोटी खाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है सर, ठीक है। तो कूल क्लाइमेट होता है, उसके लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, है ना। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर होती है। अभी मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो चुका है अपने गेहूं का, वीट का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कैश क्रॉप्स की, तो महंगी क्रॉप्स, है ना, कैश क्रॉप्स, तो भाई शुगर केन, इसको चाहिए हॉट क्लाइमेट, इसको प्रॉपर हॉट क्लाइमेट चाहिए और इरिगेशन इसमें बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके, कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन को चाहिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको चाहिए ड्राई क्लाइमेट, मतलब ज्यादातर गुजरात में उगाई जाती है, वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में, दूसरा एक और स्टेट में एग्जांपल के लिए दे देता हूं, कभी पूछ लें तो महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसके इंपैक्ट की। भाई क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो मैं तुमको बताता हूं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था। हाँ चलो, कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था तो मेरे को 1 सेकंड के लिए वीडियो मेरा बीच में रोकना पड़ गया। तो हम लोग, हाँ, क्या बात कर रहे थे भाई साहब? ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसके इंपैक्ट क्या थे? तो सर क्या थे बता दो, आप बता देते हैं। तो क्या हुआ था ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के आसपास इंडिया में शुरू हुआ था, 1960 के आसपास इंडिया में शुरू हुआ था। क्या हुआ था उसमें? हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स यूज किए गए थे, HYV सीड्स बोलते हैं जिसको, है ना। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी उस टाइम पे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने लगी थी, अच्छे से खाना मिलने लगा था। उसकी पॉजिटिव चीजें क्या हुई थी कि सर भैया मेरे दोस्त, जो तुम्हारा पेपर है, फूड सिक्योरिटी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, हायर इनकम होने लगी। अब नेगेटिव मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या आने लगी थी? तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स तो सॉइल डिग्रेडेशन, और ज्यादा अच्छे से अगर आप उसको यूज कर रहे हो, मतलब बना रहे हो खेतों को, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होने लग गया। तो क्या हो रहा था ना, बड़ा मजा आ रहा था हम लोगों को। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे जनरली हमको सारी चीजें पता है। अगला जो चैप्टर है ना, मिनरल्स एंड एनर्जी, ये है, ये रट लो इस चैप्टर को। अब तुम सुबह सुबह उठे हो तो मेरी तरफ से एक गाना हो जाए तुम लोगों के लिए, क्या बोलते हो? छोटा सा एक गाना सुनना पसंद करोगे मेरी तरफ से? गाना कौन सा सुनाऊं, कौन सा सुनाऊं? मत सुनो गाना, अभी एग्जाम है ना। नो नो गाना वाना दिमाग में एक ही चीज चलने तो पता पड़ा, एग्जाम में बैठ गए और एग्जाम में लिख रहे हो रोल नंबर, उसका क्वेश्चन आया है क्या है, सिविल डिसोबीडियंस। बच्चे लिख रहे हैं एग्जाम में, उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। ओ सिविल डिसोबीडियंस पढ़ ले भाई, मैंने वो जरूरी है। चलो, मिनरल्स एंड एनर्जी। तो कितने टाइप के मिनरल होते हैं सर? कितने टाइप के मिनरल होते हैं? सबसे पहला होता है मेटालिक मिनरल। क्या होता है मेटालिक मिनरल? आयरन और
कहाँ मिलता है इंडिया में? झारखंड उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा। एक और होता है इंपॉर्टेंट बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट के बारे में अगर पूछ लिया तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है इंडिया में। कहां पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट पाया जाता है, भूलना मत। नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात कर लेते तो लाइमस्टोन जो होता है वो सीमेंट की इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। क्या बोले सर, कुछ समझ नहीं आया भाई। नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन जैसे है ना, सीमेंट की इंडस्ट्री के लिए यूज होने वाली चीज हो गई। फिर माइका जो तुम बोलते हो तुम्हारी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए यूज होने लग गया। ये सारी चीजें यूज में आने लगी। तो ये मिनरल्स होती है, ये एनर्जी भी देती है। मिनरल्स और एनर्जी अलग अलग चीज होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जामिनेशन के हिसाब से कि मिनरल्स को कंजर्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले रिसाइकलिंग, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है उसकी प्रॉपर प्लानिंग। और कितने टाइप की एनर्जी होती है जो रिसोर्सेज से मिलती है, मतलब कितने टाइप की एनर्जी होती है। तो भाई रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, है ना। कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी में कौन कौन आ गया भाई साहब? हमारे पास कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया। सर कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा समझा दो हमको। तो आई एम सॉरी, तो इतना डिटेल में मत जाओ, अभी भी बोल रहा हूं, परेशान हो जाओगे। इतना सारा भेजे में ठूसना एग्जाम के एंड टाइम पे, पता है साल भर नहीं पढ़ा तो पागल हो जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है भाई, सबके कोल हो गया जो झारखंड में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है। अब नॉन कन्वेंशनल की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो एनर्जी की चीजें है वो है सोलार, वो है विंड, वो है जियोथर्मल। ये तीनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल लिख ली हमने कि क्या होता है सर, विंड एनर्जी होती है जो कहां पे ज्यादातर, मैं खुद गया हूं तमिलनाडु, मैं देखा है वहां पे 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर नॉन स्टॉप विंड मिल्स दिख रही है। और इतना सुंदर इलाका लगता है ना। सेम गुजरात में द्वारका के आसपास जब हम घूमने गए थे ना, बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूं, इतनी विंड मिल्स लगी हुई है, इसलिए वहां पे विंड एनर्जी पाई जाती है। कहां की बात करी मैंने? तमिलनाडु में गया हूं, गुजरात में गया हूं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका कंजर्वेशन कैसे हो। तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज, सोलर एनर्जी को बढ़ावा, है ना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। और क्या करने पड़ेंगे अपने को? एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे। क्या है कि ना भाई, एनर्जी को कंजर्व करना है, खत्म होती जा रही है। सुबह उठते नहीं बन रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ते नहीं बन रहा है ना। आपके दिमाग पे प्रेशर है कि भाई एग्जाम है कल, आज सुबह पेपर है, लेकिन नहीं, हमको तो नींद आ रही है, हम नींद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एनर्जी सेव करना है हमको, पूरे दिन जबरदस्ती की हमाली करते हैं, परेशान हो जाते हैं। डरो मत एग्जामिनेशन से, एनर्जी को सेव करके रखो। मैं ये वीडियो जब तक तुम्हारे पास आएगा ना, मान लो मेरी बात कि उससे 1 घंटे पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, क्या ना मेरे पास वो लाइव चलाने वाली ज्यादा भी सुविधाएं नहीं है, तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करके इसको लाइव प्रीमियर कर रहा हूं। पर ये रही घड़ी मेरे पास, वीडियो आएगा 4 बजे 5 बजे के आसपास, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का। ठीक है, 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी चलेगा वीडियो। ऐसे परेशान मत हो, बहुत लंबा वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा है सर? आप आगे बढ़ाओ, फालतू बातें करने लग गए। अरे मोटिवेशन दे रहा था कि उठो उठो, जागो भारतवासियों, काम करो, पढ़ाई करो, एग्जाम है, बोर्ड है, आगे नहीं बढ़ोगे तो बैठना पड़ जाएगा पीछू। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अगला टॉपिक है स्वाहा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज? भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, इंप्लॉयमेंट देती है ना। इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी अच्छी चीजें करती है सर। क्या क्या करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा ही पैसा होगा साहब। और एक एम्प्लॉयमेंट देती है, भाई मैं तुमको रोजगार दिया, मैं तुमको पैसा दूंगा, है ना। और लोग काम करने लग जाते हैं तो क्राइम कम हो जाता है, वरना लोगों क्या चोरी चपाटी ये वो फलाना ढिकना करके पैसे कमाना पड़ता है। अब मेजर इंडस्ट्रीज और उनकी लोकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया में जो स्पेसिफिकली है। तो एक जगह है भिलाई, एक जगह है जमशेदपुर, वहां होती है स्टील और आयरन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। तो नाम रखना याद, जमशेदपुर और भिलाई में होती है आयरन की और स्टील की इंडस्ट्रीज। वैसे ही गुजरात में यानी स्पेसिफिकली अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती है। कहां पे बोला सर? अहमदाबाद में। दूसरी जगह मुंबई में भी बहुत जगह होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती है। स्पेसिफिक अपनी अपनी जगह होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, गाड़ियां बुन 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 बन रही है। कहां पे बन रही है? चेन्नई में, गुरुग्राम, तीसरा नाम अभी ऐड कर लो, पुणे भी हो चुका है। पुणे में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ गई है ऑटोमोबाइल में गाड़ियां। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, उसके क्या कंट्रोल्स और क्या मेजर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें। तो भाई एयर पॉल्यूशन तो फैलता है चिमनी के कारण, फैक्ट्रीज काम कर रही है ना,
चिमनी से धुआं उड़ेगा, कार्बन गैस उड़ेगी, तो पॉल्यूशन तो फैलेगा, प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है ना, प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत हमको है। प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि सारा कचरा पानी में जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले तुमने यमुना की हालत देखी होगी, जिसकी वजह से एक पार्टी की पूरी धज्जियां उड़ गई है सिर्फ वो नदी के केस के कारण। ये एक बहुत बड़ा वो पॉइंट हो सकता है जो कंट्रोवर्सी में आ सकता है, पर नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है सर। पर हुई थी ना प्रॉब्लम, आप भी मानते हो, एक्सेप्ट कर लो, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी यमुना नदी में। अब क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो रिसाइकलिंग की एक प्रोसेस होती है ना, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का, टेक्निक्स का यूज होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना भाई, एग्जाम के लिए एक चीज ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, कैसे यूज करते हैं, मैंने तुमको एक वीडियो के अंदर अच्छे से बताया भी था क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सर बहुत सारी चीजों का हम भले यूज कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के उसको बचा के भी रखना है, जैसे पानी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक छोटा सा मैंने हिंट तुमको दे दिया, तुमको पता ही होगा। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, सस्टेनेबल जो तुम्हारी टेक्निक का यूज मैंने बता दिया। हाँ, अब चलते हैं सबसे बोरिंग बिना स्टोरी का सब्जेक्ट सिविक्स पे। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। किसी भी देश में, सुनो, किसी भी देश में पावर को शेयर करना जरूरी है ताकि सभी कम्युनिटीज और ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, सबको अपना अपना काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, मोदी जी अपना ऑर्डर दे रहे होंगे, सीएम साहब अपना काम कर रहे होंगे, मोदी जी ऑर्डर देंगे, सीएम नीचे वालों को ऑर्डर देंगे, उनके नीचे वाले काम करेंगे। क्या तुमने कभी सुना है मोदी जी आए हैं आपके शहर में और बोल रहे हैं चलो अब हम तुम्हारा रोड बनवा देते हैं, हमको चुनाव में वोट दीजिएगा मित्रों? नहीं बोलते ना मोदी जी। हाँ, तो भाई सबको अपनी अपनी पावर्स देना जरूरी है, तो सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब इससे क्या होता है ना, सबको अपना अपना काम डिवाइड हो गया, प्रॉपर काम, भाई तू ये कर, तू ये कर, है ना, मैं ये करूंगा, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते हैं और डेमोक्रेसी जो होती है ना हमारी देश की, वो बड़ी मजबूत होती है, सबको अपना अपना काम करने का हक पूरा मिलेगा। अब अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी की। क्या है भाई, बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका की केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम और जो हमारी श्रीलंका की केस स्टडी थी ना, तो बेल्जियम में क्या हुआ था, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, है ना, रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो वहां पे पावर शेयरिंग मॉडल को लागू किया गया, जिसमें सभी को, किसका बोल रहा हूं, डच को और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को, मतलब सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। क्या मिला? इक्वल काम करने का मौका मिला, सब अपने अपने हिसाब से काम को डेलीगेट कर पा रहे थे। अब वही ना, श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, केस स्टडी बता रहा हूं नहीं आएगी एग्जाम में, आ गई तो मजा आ जाएगा कि सर आपने बोला था और एग्जामिनेशन में केस स्टडी आ गई। कौन से चैप्टर की बोल रहा हूं, जिसमें हमारी बेल्जियम और श्रीलंका की बात चल रही है। तो श्रीलंका में सिन्हाला मेजोरिटी, मतलब सिन्हाला एक कम्युनिटी है जिसने तमिल लोगों को इग्नोर कर दिया, जिससे सिविल वॉर हुआ। उन्होंने क्या बोला कि तुमको लैंग्वेज भी सिनालिस बोलनी है, तुमको तमिल भी नहीं बोलनी है। अरे भाई, लोग तो तमिलनाडु के हैं, मतलब साउथ इंडिया के हैं, वो तो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तो बचपन से बोलने दो ना, क्या तकलीफ है। तो लोग लड़ लिए, बोले नहीं भाई तुम क्या हो, तुम सिनाला हो तो क्या दिक्कत है, सिना तुम हर चीज तुम्हारी चलेगी क्या, हम नहीं कर सकते कुछ, हमको भी करना है, तो हमको तो तुमने छोटा कर दिया, पावर शेयरिंग कर ही नहीं रहे हो, जो है सब तुम्हारे पावर है, मतलब तुम्हारे पास ही है। तो क्या हुआ था, इग्नोर कर दिया उन लोगों को, तो वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहले ही सवाल, सिविल वॉर होता क्या है? देश के अंदर ही आपसी लड़ाई जो खुद ही खुद लड़ लेते हैं भाई लोग, उसी को कहा जाता है सिविल वॉर। अब अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बीच पावर डिवाइड होती है, यही होती है हॉरिजॉन्टल। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच पावर डिवाइड होती है, यही होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। और एक बार और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनके बीच की पावर डिवाइड होती है तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच की जो पावर होती है, डिवाइड होती है इनके बीच में, वही होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको रट लो एग्जाम के लिए। क्यों रट रहे हो, समझा तो दिया यार, अरे एग्जाम में आएगा पावर शेयरिंग, वर्टिकल शेयरिंग आ गया तो
मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बच्चे को, हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम जैसे कंट्रीज में अलग अलग कम्युनिटीज के लिए क्या होता है ना, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बेल्जियम की बात कर रहा था, है ना, बेल्जियम जैसी कंट्रीज में क्या हुआ, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स की बात कर लेते हैं आप। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और, क्या बोल रहा हूं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी पावर शेयर करती हैं। क्या बोला, फिर से सुन लो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस भी पावर शेयर करती है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्यारा सा, फेवरेट सा, एक सेकंड बच्चों, बहुत समझ रहे हो ना, थक जाते हैं यार। आ गए हैं पानी पी के आ गए हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म चैप्टर की बात कर ले तो भाई फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। सबको अपनी अपनी पावर मिलेगी, सबको अपना अपना काम करना है। क्यों भाई, क्योंकि देखो क्या होता है ना, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। एक कारपेंटर लकड़ी का ही काम करेगा, एक मोची जो होगा वो शूज का ही काम करेगा, है ना। अगर आपके घर का मालिक है तो वो आपके ही घर में काम करेगा, चाहे आपके स्टेट का सीएम कोई और हो। तो घर के पापा ही आपका काम करेंगे, दादाजी ही काम करेंगे, घर का मैनेजमेंट वो लोग देखेंगे। अभी तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ो। तो क्या होते हैं भाई, फीचर्स बात कर लेते हैं फेडरलिज्म की। दादाजी वादाजी की बात है, ठीक है, सबको अपना अपना काम डिवाइडेड हो गया। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। तो भाई दो या उससे अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसे कहा जाता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। दो या दो से ज्यादा होती है भाई, है ना, उसके लेवल्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो गई, पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटी हो गई, हर लेवल के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिफाइन होकर आती है कि सर तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। अगर मध्य प्रदेश में कोई रोड खराब है किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो मोदी जी नहीं आएंगे या कोई और वो XYZ नहीं आएगा आपका रोड ठीक करने, आपके गांव का सरपंच ही ठीक करेगा, है ना। आपके शहर का अध्यक्ष या पार्षद ही रोड बनवाएगा, आपके इलाके को क्लीन करवाएगा, कुछ सीएम चल के नहीं आएगा आपके पास। तो ये सारी चीजें डिवाइडेड होती है भाई, सब अपना अपना काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर लेवल के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिफाइन होकर आती है, ये मैं बता चुका हूं। इससे क्या होता है ना, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रोल होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो कोर्ट्स बनाई दी गई, क्योंकि भाई कोर्ट काम करेगा, उसका पुलिस निर्णय नहीं लेगी, उसका निर्णय चीफ मिनिस्टर नहीं लेंगे, कौन लेगा, कोर्ट लेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है। तो कितने टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूं तुम लोगों को, साथ में आना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है भाई, डिफरेंट स्टेट्स की इंडिपेंडेंस होती है ना, डिफरेंट स्टेट्स इंडिपेंडेंट होती है, पर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए साथ आते हैं सब, है ना, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स इंडिपेंडेंट होती है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए सब साथ आ गए। तो भाई क्या हो गया, एग्जांपल ले ले। एग्जांपल होता है जैसे यूएसए है हमारे पास, सबने स्टेट्स ने मिलकर एक कंट्री बना दी, ठीक है। दूसरा है अपने पास स्विट्जरलैंड, सारे स्टेट्स थे, तो इसलिए तो कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स है वो, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनको मिलके बनाया गया अमेरिका, मतलब अमेरिका के स्टेट्स को बनाया गया देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। दूसरी फेडरेशन होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को राज्यों के साथ शेयर करती है, जैसे इंडिया, स्पेन, दो एग्जांपल याद रखना। और अगली बात कर लेते हैं, इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनी। इंडिया में होता है ना 3 टियर सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है सर, क्या बोले, इंडिया में होता है 3 टियर सिस्टम। सबसे पहली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मित्रों पहचाने, नहीं नहीं नहीं, मैं बिहारी बाबू और गुजराती बाबू को मिक्स कर गया यार, आई एम सॉरी, ठीक है। सबसे पहली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश चला रही है सर, जो पूरा देश चला रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, अब ऐसे था तो स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में तुमको बताना जरूरी इसलिए समझा था क्योंकि लोकल गवर्नमेंट होती है जैसे पंचायती राज हो गई है ना, गाँव के इलाकों में जो रहते हैं सरपंच रहते हैं, और शहरों में होती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज में क्या, नगर निगम है ना, नगर पालिका, महानगर पालिका। अब मुंबई में जैसे बीएमसी है, बड़ी फेमस है, ब्रांड मुंबई नगर पालिका, मुझे नहीं पता फुल फॉर्म क्या है, पता है तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बता के जाना है।
ओके, आगे बढ़े। यूनियन लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की। किसके पास पावर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हमारे स्टेट का सीएम जो होंगे वो नहीं जाएंगे देशों के पास या पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, कोरिया के पास कि हमसे डिस्कस करो, हमारे साथ नेगोशिएशन करो, सारी चीजें हमसे डीलिंग विलिंग कर लो। तो ये लोग नहीं कर सकते, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट के पास क्या क्या पावर्स होती है भाई? पुलिस संभालने की पावर है स्टेट के पास, हेल्थ संभालने की पावर है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनते हैं वो संभालने की पावर है, एग्रीकल्चर देखने की पावर, ये सब स्टेट के पास है। इसमें उनका कोई रोल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का। वो उधर से ऑर्डर और पॉलिसीज दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अपन बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो ये होती है भाई एजुकेशन और फॉरेस्ट को भी पावर देना। एजुकेशन फील्ड भी बहुत बड़ी है, हम है ना, एजुकेशन दे रहे हैं तुमको, तुम सुन ही नहीं रहे हो, ना व्यूज आ रहे हैं ना देख रहे हो। भाई इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, व्यूज आते भी हैं तो देखते हो, 10 मिनट 5 मिनट सुन के चले जाते हो, फिर आके मेरे से बोलते हो कि सर एग्जाम बिगड़ गई, सर ये हो गया, सर भूल गए हम सारी चीजें। तो पढ़ लो थोड़ा सा, एंड टाइम है, सुबह ही एग्जामिनेशन है। तो फिर बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या था भाई? 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स आए, जिसमें पंचायती राज सिस्टम बनाया गया और म्युनिसिपैलिटीज को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज को बहुत स्ट्रांग बनाया गया। स्ट्रांग इसलिए बनाया गया कि भाई तुम्हारी भी तो चले, सब उधर ही सुन रहे हैं, सब ऊपर के लेवल की पार्लियामेंट की सुन रहे हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे लोग, तो तुमको पावर्स मिलेगी, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ऐसे बोला, तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब क्या हुआ? अब लोकल लेवल पे भी पावर शेयर होती है, जिससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई है। चाहे तो सरपंच जो है वो पूरा का पूरा डिसीजन अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब अपने गांव के लिए या एरिया के लिए ले सकता है। तहसील का जो सरपंच है कैसे ले सकता है भाई? तो लेगा तो ही तो आगे काम होगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी था डिसेंट्रलाइजेशन करना, कि भाई सबको पावर मिल जाए, सब अपना अपना काम कर पाए। और कुछ लोगों से पावर ले भी लेने, जैसे कॉमन लोग, जैसे मैं हूं भाई, तो मैं चाहूंगा कि मेरे को मेरे घर के बाहर ही रोड चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, सबको उतनी ही पावर मिली है जितनी वो डिजर्व करते हैं। देशों से बात करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एग्रीकल्चर के ऑर्डर्स देने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लोकल लेवल पे काम करने की पंचायती राज के पास है, म्युनिसिपैलिटीज के पास है, नगर निगम, नगर पालिका तुम्हारे यहाँ पे जो भी होती है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई पॉलिटिकल पार्टीज। इस देश चैप्टर पे तो पूरा देश पागल है सर। दिन भर मोदी राहुल गांधी जी, मोदी जी राहुल गांधी जी, मोदी जी राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमको या तो पंजा दे दो या कमल दे दो। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में मदद करती है। डेमोक्रेसी मतलब हर किसी को इलेक्शन में वोट देने का हक है। लोग चूज करेंगे कि आप कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पड़ेंगे। पॉलिसीज बनाने और गवर्नमेंट चलाने के लिए पार्टी जरूरी होती है। ठीक है, पॉलिसीज बनाने के लिए पार्टी जरूरी है, लोग नहीं बना सकते पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से रूल्स बना दिए तो खेल खत्म। भाई मैं जा रहा हूं कल को, चलो सर चलो 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 बैंक में चलते हैं, कल मैं 1 लाख रुपए का नोट छापूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं छाप सकते भाई? नहीं, कैसे छापोगे? है ना, मेरा नोट अलग छपेगा, कैसे हो जाएगा? नहीं होता। ठीक है, तो हमें आगे बढ़े। क्या बताया था भाई? पार्टीज के लिए पॉलिसीज बनाना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम भाई, सबसे पहली होती है वन पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ लिया कि वन पार्टी सिस्टम क्या है, तो बता देना सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। जैसे चाइना हो गया, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। ठीक है, तो बस एक ही पार्टी और कुछ है ही नहीं, हम ही है जो है, तुमको हमको ही वोट देना पड़ेगा। तो ये हो गई वन पार्टी सिस्टम। दूसरा टू पार्टी सिस्टम, भाई 2 मेजर पार्टीज है। सॉरी ये मच्छर भाई क्या है, तो बच्चों की एग्जाम है, पढ़ा लेने दो, क्या है बीच में आ रहे भाई मच्छर। टू पार्टी सिस्टम, 2 मेजर पार्टीज डोमिनेट करती है। अब जैसे हमारा फेवरेट यूएस की बात कर लेते हैं, वहां एक रिपब्लिकन्स है और दूसरी डेमोक्रेट्स हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जी है और दूसरी हिलेरी क्लिंटन है, हमारी प्यारी दोस्त, है ना। दूसरी बहुत सारे लोग हैं वहां पे आपस में लड़ते हैं। तो जहां पे 2 ही पार्टी डोमिनेट करती है, मतलब राज चलाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? बहुत सारी पार्टीज। इंडिया ही देख लो भाई, कौन सी पार्टी देख लो, बीजेपी देख लो, कांग्रेस देख लो, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलो फिर मैं ही बता देता हूँ, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये कुछ पार्टीज है।
तो नेशनल पार्टीज इंडिया में बहुत सारी है, तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की इंडिया में जरा सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि रहते हैं हम इस देश में, दूसरों से ज्यादा हमको इधर का मतलब है। तो नेशनल पार्टीज पूरे देश में एक्टिव होती है हमारे यहाँ, है ना। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, नाम तो सुने होंगे। फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, हमारे बड़ी अच्छी सारी पार्टीज हैं। और एक और कोई पार्टी, वही BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टीज है इंडिया में, मेजर पार्टीज है ना। तो ये सारे नाम ध्यान रखना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है एक, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छे से अपना काम करती जा रही है, CPI जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग शायद बोलते हैं, है ना। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया के अंदर जो मेजरली काम करती है और आपस में लड़ भिड़ लेती है ना। सबको देश का सुधार करना है। स्टेट पार्टीज हो गई। अब स्टेट पार्टीज एक या दो स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, इतना ध्यान रखना। कौन सी पार्टीज बोल रहा हूं? स्टेट पार्टीज एक या दो स्टेट्स में ही अपना पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। एग्जांपल के लिए क्या बताऊं मैं, कौन सी पार्टी बताऊं तुमको? तृणमूल कांग्रेस का नाम सुना है? ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस याद रखना वेस्ट बंगाल में है, जो ममता दीदी ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस कौन सी है भाई? कौन सी पार्टी मैंने तुम लोगों को बताई? स्टेट पार्टी, ठीक है। उसके बाद ये कैमरा क्या हो रहा है भाई, क्यों हिल रहा है? तो और एग्जांपल ले लेते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र, बहुत खतरनाक होल्ड है ना, डरावना होल्ड है उन लोगों का। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या आते हैं, अब ये बात कर लेते हैं अपन लोग। सर टेढ़े क्यों खड़े थे, सीधे खड़ो। और कमर दुख रही भाई, पिछले 48 मिनट से तुम लोग के लिए यहाँ पे बोल कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन की। भाई मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं तो तुमको भी सुबह उठ के लेक्चर सुनना है। अगर तुमने नहीं सुना तो एग्जामिनेशन में तुम पास हो जाओगे, तुमको पास होना ही है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छी जाएंगे तुम्हारे पेपर्स, डोंट वरी। सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है, लोड मत लो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे दिए गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको मैं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को बता रहा हूं, घबराओ मत, हम है ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं क्या बता रहा था भाई? डायनेस्टिक सक्सेशन बता रहा था। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज में लीडरशिप एक फैमिली तक सीमित रहती है, ठीक है। अब ये तो पानी तो पी सकता हूं ना तो सीमित रहती, अभी बताया। हाँ, तो मसल एंड मनी पावर की बात कर लेते हैं। मसल एंड मनी पावर में क्या था? इलेक्शन में पैसा और इलीगल एक्टिविटीज का बहुत यूज होता है। बताओ क्या नहीं बता रहा भाई, तुमको पता होगा, ठीक है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम पाया जाता है, याद रखना। लैक हम यही कर जा रहे हैं, पार्टीज के अंदर डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम आज भी होता है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो होता है यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियंस। वोट बैंक के लिए कास्ट और रिलीजियन का मिसयूज किया जाता है। तो अपन इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो हाउ, वैसे एक सवाल आ गया मान लो, हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज? तो कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को? तो सबसे पहले एक लॉ ला सकते हैं, है ना। एक लॉ जो ऑलरेडी हो सकता है, मतलब है भी शायद, एंटी डिफेक्शन लॉ। MLA, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है। MLA या MP, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्टी चेंज करे तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसने पार्टी चेंज की, वहां पूरी पार्टी फ्लॉप हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। एक निकला तो जाने दो ना भाई, पूरी पार्टी को चेंज कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं करना। कुछ लोग पूरी पार्टी नीचे बैठ जा रही है आजकल, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भाई, RTI की बात करते हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन। पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का पता चल सके कि कहां से आ रही है, कहां से आ रहा है पैसा, हमको बताइएगा। अब एक प्रॉब्लम है ना इंडिया में, छोटी सी, क्या है? इंकरेजिंग वुमेन का जो अपना कंसेप्ट है ना, वो है ही नहीं। अपन सोचते ही नहीं है कि भाई वुमेन्स को इंकरेज करना चाहिए, तुम भी आओ, चलो। यूथ जो है हमारा, हम वही नहीं बोल रहा मैं यूथ जो है हमारा, उनको जरूरत है, उनको पता है देश कैसे चलेगा, उनको ये सारी चीजें पता होती है। तो पॉलिटिक्स में ज्यादा यंग लीडर्स और वुमेन को चांस मिलना चाहिए। मेरे साथ नारा लगाओ मेरे दोस्तों, पॉलिटिक्स में यंग और वुमेन को साथ में मौके मिलने चाहिए। हम पीछे थोड़ी है, माना हम छोटे हैं, हमका एक्सपीरियंस कम है, लेकिन हम लोग हमेशा से देश के लिए काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए थे तुम्हारे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक पे तुम लोगों के लिए सजेस्ट करे, जो मैंने कहा है भाई। सिल्क रूट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
डांडी मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिविल डिसोबीडियंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बाद नेपोलियनिक कोड, एक बार देख जाना नेपोलियनिक कोड। अगर ये वीडियो खत्म हो गया तो एक बार और रिपीट में जाके देख के आना ये सारी चीजें। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेजरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और सुनो, एग्जाम में ना रटी रटाई चीजें मत लिख के आना, एग्जाम में ना लॉजिकल आंसर लिख के आना, उसने पूछा जो है उसी का जवाब दे के आना। ये नहीं कि मैंने पूछा है कि सन ऊपर होता है तो तुम जवाब दे रहे हो मेरे घर की खिड़की टूट गई। अरे भाई नहीं, लॉजिकल आंसर देके जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा का पूरा कोर्स मैंने तुम लोग को बता दिया। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेरे एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो एक बार जाके देख लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम कम बचा है। और मैं बहुत सारा डेटा अगर तुम लोगों को देते जाऊंगा ना, अगर देते गया तो ये जो अभी तक पढ़ा है ना साल भर का, कहां पढ़ा तुम लोगों ने, साल भर भी नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। तो ये जो पढ़ा हुआ डेटा है ना ये भी भूल जाओगे। तो जितना अभी एंड टाइम पे याद कर सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो तुमको बता दी भाई, एग्जांपल्स बता दिए, रटवा दी। अब पेपर में कुछ गड़बड़ मत करना, बस भरोसा करके तुम लोगों के लिए वीडियो मैंने रात में बहुत लेट तक बनाया है। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना। थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट तुम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि कोर्स का पार्ट है ना, तो पढ़ो। ऐसा नहीं कि भाई ये हम नहीं पढ़ेंगे फ्यूचर में तो हमारे कोई काम करनी है, नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई। एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आगे बढ़ेंगे तो फिर तुम्हारी मर्जी का लेना है। 10th की बोर्ड क्लियर हो जाएगी तुम लोगों की, फिर लेना अपने हिसाब से। तुमको बायोलॉजी लेना है तो आ जाना मेरे चैनल पे वापस, नीट के भी कोर्सेस आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो बायोलॉजी लेना है तो आ जाना इधर वापस। तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है आ जाना भाई के पास, ठीक है। चलो यार, तुम्हारे साथ हमेशा हर कदम पे खड़े रहेंगे। 9th के बच्चों के लिए मैं पूरी सीरीज, जो अभी 9th से 10th में आने वाले हैं, मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूं क्रैश कोर्सेज की, जो अपने ये 10th के हैं चैप्टर्स, साइंस का, मैथ्स का और ये एसएसटी के हो गए। तो 15-15 मिनट, 10-10 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊंगा, जिसमें तुम लोग को समरी मिल जाएगी। और ये समरी को ना काफी इंजॉय करना। चलो वो सब सेकेंडरी बात है, अभी बोर्ड की एग्जाम है। सुबह सुबह ऑल द बेस्ट दोस्तों। तुम लोगों ने अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो बड़ा मजा आएगा, तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। सिल्क रूट देख के जाना एक बार और, सिविल डिसोबीडियंस देख के जाना एक बार और, नेपोलियनिक कोड देख के जाना, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आई एम सॉरी, मैं शायद इस वीडियो में, हाँ मैंने तुमको बता दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल देख के जाना। केस स्टडी के लिए श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी सुन लेना, फेडरलिज्म की। क्या बोला? केस स्टडी के लिए देख के जाना श्रीलंका और बेल्जियम की जो पूरी स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुनाई है, बिल्कुल देख लेना, है ना। केस स्टडी में आए ना आए, एक आध क्वेश्चन उसके बीच में से पूछ लेते हैं, है ना। तो बेल्जियम और श्रीलंका वाली चीज ध्यान रखना। सिविल डिसोबीडियंस को भूलना मत, अभी भी बोल रहा हूं। सिविल डिसोबीडियंस डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, या तो वो डांडी मार्च बना के पूछेंगे, क्योंकि हुआ ही डांडी मार्च के कारण था ना, अंग्रेजों ने बोला था। हाँ, तो याद रखना ये सारी चीजें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्ते, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने लाइव वीडियो देखा है तो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन। मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग इस बार एग्जाम अच्छे से करके आओगे। साइंस तो तुम लोगों ने फोड़ा ही होगा मेरा वीडियो देखने के बाद। और रुको, एक मिनट, लास्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी ऑफ मैथमेटिक्स तुम लोगों के लिए बहुत आई गई है चैनल के ऊपर। फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंजॉय करो, है ना। पढ़ाई लिखाई क्या है, कुछ नहीं आगे सॉरी, तो पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया मजे करो, एग्जाम को फोड़ के आओ। बहुत इजी पेपर आएगा सोशल स्टडीज का 2025 का, बहुत इजी पेपर बन रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को तुम्हारे भाई ने दे दिए हैं, बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एक आध दो चीजें छूटी हैं, सब बता दिया ठीक है। तो करो एंजॉय, ऑल द बेस्ट, जाओ फोड़ के आओ।